रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा उलटफेर होना शुरू हो गया है। यूक्रेन पर रूस के ताजा मिसाइल हमलों से अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है। हालात ये हो गए हैं कि अब ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने मीडिया में बयान दिया है कि यूक्रेन युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि भारत रूस से अरबों डॉलर का तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन जंग जीत रहा है। नहीं रोक पाए यूक्रेन युद्ध, ट्रंप का दांव पड़ा उल्टा। बयालीस महीनों से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जो ट्रंप पिछले 7 महीनों से लगातार दावे कर रहे थे कि वो रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे, वो राष्ट्रपति ट्रंप अब बुरी तरह से निराश और हताश हो चुके हैं। खबर है कि गुस्साए राष्ट्रपति ट्रंप ने अब पुतिन से ज्यादा जेलेंस्की पर भड़ास निकालते हुए यूक्रेन को धमकी दी है कि अगर जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग नहीं होती है तो वो यूक्रेन पर बेहद सख्त प्रतिबंध और भारी टैरिफ लगा देंगे। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि पुतिन ने 15 अगस्त को अलास्का और 18 अगस्त को जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई मीटिंग के बाद से यूक्रेन पर हमलों में 15 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। खबर तो यह भी है कि पुतिन जेलेंस्की के साथ 1-to-1 मीटिंग करके जेलेंस्की को अपने बराबर का ओपोनेंट नहीं बनाना चाहते हैं। इधर कीव में रूस के ताजा हमलों से कोहराम मच गया है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बौखलाई ट्रंप सरकार ने अब यूक्रेन युद्ध में भारत सरकार को घसीटने की कोशिश की है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि क्यों ट्रंप के बिजनेस सलाहकार ने यह कहा है कि यूक्रेन युद्ध मोदी युद्ध बन चुका है। यानी अमेरिका दुनिया में मैसेज देना चाहता है कि मोदी और पुतिन की नजदीकी की वजह से भारत अरबों डॉलर का तेल खरीद रहा है, जिसके पैसे से रूस हथियार खरीद रहा है और यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर रहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध में अब ट्रंप के मुताबिक आर्थिक विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। सबसे पहले देखिए कैसे रूस के सबसे ताजा और भीषण हमलों से यूक्रेन को कहां और कितना नुकसान हुआ है। कीव पर मिसाइलों की बारिश, जेलेंस्की नहीं रोक पाए हमले। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही हैं वो यूक्रेन पर रूसी सेना के हमलों की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। राजधानी कीव पर हुए भीषण मिसाइल हमलों ने यूक्रेन की चीखें निकाल दी। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जिस तरह से कीव पर हमला किया है वो अगस्त महीने का सबसे खूनी और विनाशकारी हमला है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों से जुड़े आंकड़े बता रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी पर रात में हुए रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 3 बच्चों समेत कम से कम 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। 28 अगस्त को तड़के कीव में शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिसमें आसमान तक आग और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया गया। रूस के मिसाइल हमलों में कई इमारतें तबाह हो गईं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्थानीय कमांडर के हवाले से बताया गया कि रूसी सैनिक पूर्वी दिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के नोवोहेओरहुइका और ज़ैपोरिज़्के गांव में घुस गए हैं, जो डोनेट्स्क क्षेत्र के पास एक प्रमुख यूक्रेनी औद्योगिक केंद्र है। कीव के अधिकारियों के मुताबिक रूस के हमले में 1 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक पुलतावा, सूमी और चेरनीहिव में 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो चुकी है। जेलेंस्की पर भड़के ट्रंप, भारत पर निकाली भड़ास। 3.5 साल से ज्यादा के युद्ध में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति जेलेंस्की पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के भीषण हमले और पुतिन के मिशन की जीत को लेकर
राष्ट्रपति ट्रंप और उनके आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो भारत पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि रूस इसलिए यूक्रेन से लगातार जंग जीतता जा रहा है क्योंकि भारत हर हफ्ते करोड़ों डॉलर का तेल रूस से खरीद रहा है, जिससे रूस को युद्ध करने के लिए अरबों डॉलर लगातार मिल रहे हैं। भारत पर 27 अगस्त से 50% का भारी भरकम अमेरिकी टैरिफ लागू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से भारत ने अमेरिका की हेकड़ी और अकड़ के खिलाफ 50% टैरिफ का सामना करने की तैयारियां शुरू की हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ उनके आर्थिक सलाहकारों की नींद हराम कर दी है। हालात यह है कि ट्रंप अब ज़ेलेंस्की पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, तो वहीं वो भारत को अहंकारी कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर लगाए 50% टैरिफ को यूक्रेन युद्ध से जोड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पीटर नवारो ने अब रूस यूक्रेन युद्ध को सीधे मोदी का युद्ध करार दे दिया है। उनका यह बयान न सिर्फ आक्रामक है बल्कि भारत का अपमान भी माना जा रहा है, जबकि भारत ने बार बार यूक्रेन युद्ध में शांति की अपील की है और बातचीत के जरिए शांति का रास्ता तय करने की वकालत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके आर्थिक सलाहकारों की बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीटर नवारो ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि भारतीय इस मामले में इतने अहंकारी हैं। और इजरायल की सेना ने गाजा से लेकर सीरिया तक कोहराम मचाना अब शुरू कर दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्स के हालिया हमलों में सीरिया के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है, यानी इजरायल की तरफ से एक बार फिर जंग का दोहरा मोर्चा खोल दिया गया है। गाजा की गलियों में टैंक की गड़गड़ाहट है, दमिश्क में धुएं का गुबार उठ रहा है। सवाल ये किए जा रहे हैं कि क्या इजरायल जंग का विस्तार करने जा रहा है? क्या नेतन्याहू की सौगंध के पूरे होने का आखिरी वक्त आ गया है? क्या युद्ध के मोर्चे पर इजरायल कोई नई चाल चल रहा है? दिखाएंगे खास रिपोर्ट में। सीरिया से गजा तक दोहरे मोर्चे की जंग का आगाज। नेतन्याहू ब्रिगेड ने तैयार किया तबाही का फाइनल मैप। सीरिया पर सीरियल स्ट्राइक, गाजा में घुसे टैंक। नेतन्याहू की सौगंध पूरी करने उतरे आईडीएफ के लड़ाके। इजराइल के दुश्मनों की एक एक कर शामत आती जा रही है। अभी तक गाजा में कोहराम मचाने वाली इजराइल की वॉर मशीनरी का रुख सीरिया की तरफ मुड़ गया है। इस बार राजधानी दमिश्क के दक्षिणी इलाके को टारगेट किया गया है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इस अचानक हुई ड्रोन स्ट्राइक और मिसाइल बरसात में कम से कम 8 सैनिक मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। यानी इजराइल की वॉर मशीनरी अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसका अगला निशाना बन चुका है पड़ोसी देश सीरिया। दमिश्क के दक्षिण में जिस किस्वा इलाके को टारगेट किया गया, वहां से धुएं और आग का गुबार आसमान तक उठते दिखाई दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब सीरियाई आर्मी को इलाके में कुछ कथित गुप्तचर उपकरण मिले। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ये उपकरण इजरायली ऑपरेशन से जुड़े हो सकते हैं। जैसे ही सेना ने इन्हें अपने कब्जे में लिया, अचानक चारों तरफ से ड्रोन और रॉकेट बरसने लगे। सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा बैरक तबाह हो गया और सैनिकों की मौत हो गई। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने धमाके के फुटेज दिखाए और दावा किया कि यह हमला पहले से तय एजेंडे का हिस्सा था। आरोप है कि इजराइल लगातार सीरिया के रक्षा ढांचे को कमजोर करने और ईरान समर्थित मिलिशिया को खत्म करने के लिए अंधाधुंध हमले कर रहा है।
दमिश्क से लेकर अलेप्पो तक बीते एक साल में इजराइल ने सैकड़ों बार सीरियाई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की है। लेकिन इस बार का हमला अलग है क्योंकि ये सीधे राजधानी दमिश्क के नजदीक हुआ और इसमें सीरियाई सैनिक मारे गए। यह सिर्फ मिलिशिया को टारगेट करने वाली कार्रवाई नहीं बल्कि सीरिया की स्टेट आर्मी को खुली चुनौती है। माना जा रहा है कि इस हमले का मकसद दोहरा है। पहला, सीरिया में मौजूद ईरानी नेटवर्क और हथियार डिपो को कमजोर करना। दूसरा, गाजा में चल रही जंग के साथ साथ उत्तरी मोर्चे पर भी दुश्मनों को चेतावनी देना। इजराइल की खुफिया एजेंसियां बार बार कह चुकी हैं कि सीरिया के जरिए ईरान हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता है और यह पूरा नेटवर्क इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से अब दमिश्क भी गजा की तरह इजरायली वॉर मशीनरी की चपेट में आ चुका है। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इस हमले को राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं रूस और ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि ऐसे हमले पूरे क्षेत्र को कंप्लीट वॉर की तरफ धकेल सकते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस हफ्ते यूनिफिल मिशन को 2026 के अंत तक बंद करने के प्रस्ताव पर वोट करने जा रही है। लेबनान इजराइल बॉर्डर की निगरानी करने वाली ये फोर्स अगर हटती है तो सीरिया और लेबनान दोनों मोर्चों पर तनाव और ज्यादा भड़क सकता है। गजा में कब्जा, सीरिया में सीरियल स्ट्राइक। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसके लिए अब कोई रेड लाइन नहीं बची है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया था कि गाजा की जंग आखिरी दम तक चलेगी और अब उसी वादे को निभाने के लिए आईडीएफ ने सीरिया तक अपने टैंक और ड्रोन की दहाड़ पहुंचा दी है। उधर गाजा में तबाही की आखिरी स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। ये तय किया जा चुका है कि हमास के खिलाफ आखिरी जंग को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि अब गाजा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि गाजा पर खूनी कब्जे की शुरुआत हो चुकी है। ये सिर्फ इजरायली सेना की कार्रवाई के तौर पर नहीं है बल्कि ये उस सौगंध को पूरा करने का मिशन है जिस सौगंध को बेंयामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद लिया था। ये एक ऐसा हमला था जिसमें हमास ने इजराइल के कई इलाकों पर हमला किया और इन हमलों में इजराइल के 1200 नागरिकों की मौत हुई थी। इन्हीं हमलों के बाद इजराइल की तरफ से हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया था और अब तस्वीर ये हो चुकी है कि इजराइल से सीधे भिड़ने की कीमत हमास को बहुत भारी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पहले ही हमास के बड़े नेताओं का सफाया हो चुका है। हमास के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हैं। जो बचे हैं वही इजराइल के लिए असली चुनौती बने हुए हैं और उन्हीं के अंत के लिए इजराइल ने अब गाजा में आखिरी जंग छेड़ दी है। गाजा सिटी आज जंग का वो मैदान बन चुकी है जहां हर गली और हर मकान के पीछे मौत छिपी है। इजरायली सेना पूरी तरह तय कर चुकी है कि हमास का आखिरी गढ़ यहीं ध्वस्त होगा। टैंकों की चेन, ड्रोन की गड़गड़ाहट और ऊपर से बरसते रॉकेट, यह नजारा गाजा सिटी को एक विशाल युद्ध भूमि में बदल रहा है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी एजेंसियों के मुताबिक गाजा सिटी और उसके आसपास अब भी करीब 10 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। ये लोग लगातार हो रहे हमलों और अनिश्चित भविष्य के बीच न घर छोड़ पा रहे हैं न लौट पा रहे हैं। कई हजार लोग पहले ही रफा और खान यूनुस तक पहुंच चुके हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ भी हालात बेहतर नहीं है। मानवीय जोन कहे जाने वाले अल मवासी में पहले ही लाखों विस्थापित ठसाठस भरे हुए हैं। चर्च और मस्जिदें अब अस्थायी शरणगाहों में बदल चुकी हैं। गाजा के ईसाई समुदाय के नेताओं ने साफ कहा है कि शहर छोड़ना उनके लिए मौत की तरह है, क्योंकि रास्ते में हर तरफ बमबारी है और कोई गारंटी नहीं है कि दक्षिण पहुंचने पर वो जिंदा बचेंगे। इजराइल की ओर से सेना के अरबी प्रवक्ता अविचाय एड्रोई ने बुधवार को बयान जारी किया कि गाजा सिटी की निकासी अब बेहद जरूरी हो चुकी है। यही वजह है कि इजराइल ने टेंट
और अस्थायी कैंपों की एंट्री की अनुमति देना शुरू कर दिया है। लेकिन राहत संगठनों का कहना है कि गाजा को कम से कम 15 लाख नए टेंटों की जरूरत है, जबकि मौजूदा सप्लाई हजारों में भी नहीं पहुंच पाई है। यही नहीं, अब तक के आंकड़े बेहद डरावने हैं। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पिछले 10 महीनों की लड़ाई में 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद महिलाओं और बच्चों की है। हजारों शव अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। स्कूल, अस्पताल और बिजली घर सब खंडहर में बदल चुके हैं। इजरायली सेना का कहना है कि यह बलिदान हमास को हमेशा के लिए मिटाने के मिशन का हिस्सा है। इजराइल का दावा है कि हमास के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, हथियारों के टन भर स्टॉक नष्ट कर दिए गए हैं और हमास की सुरंगों का बड़ा नेटवर्क ढहा दिया गया है। लेकिन बचे हुए हमास लड़ाके अभी भी घनी आबादी वाले इलाकों में छिपे हैं और वहीं से रॉकेट बरसा रहे हैं। गाजा की सड़कों पर रहने वाले लोग बता रहे हैं कि रातें सबसे भयावह होती हैं। बच्चे नींद में बम के धमाकों से कांप उठते हैं। कई परिवारों ने 5-5 बार घर बदले हैं, लेकिन हर बार विस्फोट और मौत उनके पीछे चली आई। अब कई परिवारों ने हार मान ली है। वो कहते हैं कि भाग कर कहां जाएं? यहां मरेंगे तो कम से कम अपने शहर में तो मरेंगे। मानवीय हालात पर संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी ओल्गा चेरकोवो का बयान साफ है।